welcome to this new episode of सवाल that matters। आज सबके सामने जो सबसे बड़ा सवाल जो मैटर करता है वो सिर्फ ये है कि एआई आखिर है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है, बट आज हमारे साथ दो ऐसे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो हमें डिकोड करके बता सकते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया कब से, इसकी क्या रेलेवेंस है और आगे जाके क्या और लेवल्स डेवलप होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सो जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर संदीप त्रिपाठी एंड मिस्टर अभिजीत साहू। Thank you. Two very young experts on artificial intelligence, and they also have they created Maya AI model, a very beautiful and famous model created by these two young boys. So join me in welcoming both of them. Abhijit and Sandeep, first of all congratulations to you। आपने जो माया को डेवलप किया उसके लिए आप लोग की काफ़ी तारीफ हुई है, काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं आपको, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी आपको अवार्ड दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस वेरी बिग अचीवमेंट। Thank you. संदीप, शुरू करते हैं तो इस कॉन्वर्सेशन को, और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर व्हाट इज एआई। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है इन इटसेल्फ। इंटेलिजेंस जो हम इंसानों में होता है, हम अपने दिमाग से सोचते हैं और डिसीजंस लेते हैं। हमारे इसी इंटेलिजेंस को अगर मशीन्स मिमिक करने लग जाते हैं और हमारे जैसे ही वो भी सोचने की क्षमता लाने लग जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर स्पेसिफिकली, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब ये सारी चीज़ें हो रही है काफ़ी टाइम से, ऑनेस्टली अभी के लिए मतलब ऐसा लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत नई चीज़ है, लेकिन सही बताऊं काफ़ी डेकेड से, 3-4 डेकेड से तो ये चल ही रहा है बहुत अच्छी तरह से। 1950-60s के अराउंड इसका इनिशियल फेज़ ऑफ रिसर्च इसका शुरू हो गया था, जिसमें हम बेसिकली मशीन को कुछ पैटर्न्स समझाते हैं, बहुत सारा डेटा लाते हैं, उससे हम उसे एक पैटर्न समझाते हैं अच्छी तरह से, फिर मशीन उससे सीखता है काफ़ी कुछ, और बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग वो अपना बिहेवियर उस हिसाब से दिखाता है। इन अ नटशेल इसी तरह से एआई काम करता है। बट सिंपल वर्ड्स में मैं अगर कहूँ, इंसान का जो सोचने का तरीका है, जो इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, जब मशीन उसे मिमिक करने लग जाता है उसी को ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। संदीप, आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च चल रही थी 1950 से, बट अगर हम नॉर्मल इंसान के जीवन में देखें तो एआई आई थिंक अभी 2-3 साल से ही आया है। तो क्या आप थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ हमें ये समझा सकते हैं कि 1950 से अगर जो रिसर्च चल रही थी तो वो क्या हमारे जीवन में एआई का कोई इंटरवेंशन था? कैन यू जस्ट गिव एन एग्जाम्पल टू अस अबाउट इट? जो पर्टिकुलरली चल रहा है आजकल, जैसे 2025 में हम आज बात कर रहे हैं, तो जिस एआई को हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जेनरेटिव एआई के कैटेगरी में आता है। एआई अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से वो एक अम्ब्रेला टर्म बन जाता है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स बन के आते हैं। मशीन लर्निंग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, इसके अलावा डीप लर्निंग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और भी चीज़ों में होता रहा है, और सच बताऊं तो लोगों की ज़िंदगी में एआई का बहुत अच्छा खासा यूसेज काफ़ी टाइम से होते आ रहा है। आप अगर याद करेंगे, गूगल सर्च जब से आया था, जो कि मेरे हिसाब से लेट 90s में आया था और अर्ली 2000s से काफ़ी पॉपुलर हो गया, सब लोग यूज़ करने लग गए। गूगल एक ऐसा कंपनी है जिसने सर्च में ही एआई को इंट्रोड्यूस किया हुआ था स्टार्टिंग से ही। अब इस बारे में नॉर्मली लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता था, लेकिन कभी अगर आप नोटिस करते हैं, पहले की बात है, मतलब आजकल तो ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी के डिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन अर्ली टाइम्स में जैसा हम लोग किया करते थे 2010s में या 2000s में, कोई भी चीज़ आप टाइप करते थे तो वो आपके चॉइसेस और आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से सर्च रिजल्ट्स आया करते थे। ये सारा का सारा एआई की वजह से ही हो पाता था, मशीन लर्निंग की वजह से भी। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी इन सब चीज़ों का उपयोग होता रहा है आज तक। बट हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जेनरेटिव एआई, यानी कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या फिर ये जो मॉडल्स को ट्रेन करके हम लोग कंटेंट जनरेट करने लग गए हैं। अब कंटेंट का मतलब टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। इस चीज़ में अभी बहुत बड़ा एक लीप आया है 2022 के ऑनवर्ड्स, जो कि चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन के बाद हुआ। लेकिन उससे पहले भी अगर आप कोई टूल्स यूज़ करते थे, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अमेज़न का एलेक्सा आता था, एप्पल का सीरी आता था, ये सारी चीज़ें अगर आपने यूज़ किया है तो आपने कहीं ना कहीं एआई को पहले यूज़ किया हुआ है, जिसका अभी हम एक पीक लेवल देख रहे हैं आजकल। ओके,
तो आपने जैसे बताया कि गूगल ने इंटीग्रेट किया हुआ था एआई को अपने सर्च इंजन में, सर्च मॉड्यूल में। तो मेरे दिमाग में नेचुरली एक क्वेश्चन और है कि एआई को इन्फॉर्मेशन कौन फीड करता है? मतलब जैसे आपने चैट जीपीटी का भी जिक्र किया, तो एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन चैट जीपीटी टू राइट ईमेल्स, वर्क ईमेल्स, अपॉलजी लेटर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हु इज फीडिंग दैट डेटा टू एआई? वेल, इनिशियली जब चैट जीपीटी, यानी कि मैं ओवरऑल बता देता हूँ, जितने भी सारे ये टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, आपने चैट जीपीटी का जैसे नाम लिया अभी, जेमिनाई की भी बात हम कर सकते हैं, क्लाउड की बात कर सकते हैं। ये सारे अपने बैकग्राउंड में एक मॉडल का उपयोग करते हैं जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल लिटरली वंस अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है एक तरह से। यहाँ पे हम करते क्या है, बहुत सारे सेट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि इंसान के इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये पैटर्न ढूंढने के लिए उसे डेटा की ज़रूरत होती है और ये डेटा हम ही उसको देते हैं इन मोस्ट केसेस। अब इसके ऊपर बहुत ही डिबेटेबल आजकल चल रहा है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे कंपनीज ने बहुत सारे लॉ सूट्स भी करे हैं बहुत सारे एआई कंपनीज के ऊपर, क्योंकि डेटा का यूसेज कॉपीराइट वाले एरियाज में आ जाता है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डेटा सेट्स उन्हें दिए जाते हैं, जो कि किताबों के फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि इंटरनेट कंटेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का कंटेंट हो। उन्हीं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा सेट्स में, और यही चीज़ ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है इन सारे एल्गोरिथम्स को, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में हैं, ताकि वो समझ पाए एग्जैक्टली कि ये सारे जो हम लोगों ने जो सारी चीज़ें करी हैं आज तक, इंसानों का जो पूरा हिस्ट्री है, उसके ऊपर कोई एक पैटर्न बिल्ड किया जाए और एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना दिया जाए। सिंपल सा प्रिडिक्टिव मॉडल का एक उदाहरण देना चाहूँगा। आप कभी फ़ोन में आप टाइप कर रहे होंगे तो आपको कभी दिख रहा होगा, आपने जब हाउ लिखा है तो वो फिर से सजेस्ट करने लग जाता है हाउ आर, समथिंग लाइक दैट। फिर आप आर पे क्लिक कर देंगे तो वो बोलता है यू, फिर वो भी तो ये एक तरीके का प्रिडिक्टिव मॉडल ही है। वो आपके टाइपिंग पैटर्न्स को स्टडी करता है और वो जानता है कि अच्छा नेक्स्ट वो ये ही मोस्ट लाइकली बोलने वाला है, तो वो उसी चीज़ को वो प्रिडिक्ट कर देता है। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था। एलएलएम्स इसका बहुत ही एडवांस लेवल पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जब चैट जीपीटी से बात कर रहे हो हमारी बात को समझ के जवाब देता है, वो प्रिडिक्टिव मॉडल्स का ही इस्तेमाल करता है अपने टेक्स्ट को लिखने के लिए। और क्योंकि हम उसे बहुत सारा डेटा दे चुके हैं, उसका एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट रहता है। इस तरह से मतलब इन अ नटशेल दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज वर्किंग। अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन मोर और लेस दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड जैसे अभी तो हमने पूरी एआई की बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी का एक कंपोनेंट है डीप फेक, विच इज़ एथिकल ऑल्सो एंड अनएथिकल भी है। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू अस इन सिंपल लैंग्वेज फॉर द व्यूअर्स कि आखिर डीप फेक है क्या? ये भी एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन आएगा। डीप फेक एक्चुअली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फेक तो आप समझ ही गए होंगे क्या है, मतलब रियल होता है एक चीज़, उसका डुप्लीकेट बना देना एक तरह से, वो फेक्स हम कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप मतलब फेक आईफोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या फिर नाइकी के फेक शूज़ मिलते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अब डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके अगर आप फेक्स बनाएंगे तो दैट इज़ डीप फेक। होता क्या है कि इसमें जो सारी चीज़ें बनती हैं वो बहुत रियलिस्टिक लगने लग जाता है। जैसे कि लिप सिंक टेक्नोलॉजीज इनमें आ जाती हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वाले टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं। इनफैक्ट अभिजीत आजकल इसी चीज़ पे काम भी कर रहे हैं, वो बता पाएंगे इसके ऊपर कि कैसे हम फेस डिटेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि हमारे भी जो मॉडल्स बने, जैसे कि माया का भी आपने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, तो वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, उनके एक्सप्रेशंस बहुत रियल लगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी रहती है जब एआई की बात हो जाती है। तो अब होता क्या है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर समथिंग गुड। फॉर एग्जांपल जैसे कि माया की बात हो गई, अभिजीत और मैंने जिसके ऊपर काम किया, अब वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, उसका बिहेवियर बहुत रियलिस्टिक होता है। दिस इज समथिंग दैट वी आर यूजिंग फॉर एंटरटेनमेंट, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। लेकिन अब किसी पॉलिटिशियन का या किसी सेलिब्रिटी का फेस लेके कुछ उन्हें ऐसी चीज़ें बोलने के लिए कहना जो कि कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या अनएथिकल एरियाज में आ जाता है, जो कि हो भी चुका है काफ़ी, आपने नोटिस किया होगा। काफ़ी महीनों से हो भी रहा है, ऐसे इश्यूज आते जाते रहते हैं। तो एथिकल और अनएथिकल, जैसे कि आपने कहा, दोनों ही इसके यूसेज हैं, और इस चीज़ को लेकर हमें थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये वाला चीज़ मेरे को जहाँ तक समझ आता है ये आगे जाके और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। इनफैक्ट आपने ये बात कही कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रियल लगने लग जाएं, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें अपेरेंटली एक कंगारू था विद द ओनर,
एंड कंगारू हैड अ बोर्डिंग पास इन हिज हैंड, और वो ऐसा दिखाया जा रहा था कि वो कंगारू वॉज ट्राइंग टू बोर्ड द फ्लाइट, बट जो फ्लाइट अटेंडेंट्स थे दे वर नॉट अलाउइंग दैट एनिमल टू बोर्ड द एयरक्राफ्ट, एंड अपेरेंटली उसके ओनर की और फ्लाइट स्टाफ की बहस भी हो रही है, एंड दैट वीडियो गॉट सो मच अटेंशन ऑन द सोशल मीडिया. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट इट कि पहली बार में मुझे भी देख के ऐसा लगा कि ओ माई गॉड दिस एनिमल इज़ सो क्यूट. और ऐसा भी होता है क्या बाहर, क्या इतना बड़े एनिमल को भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्या ऐसे केबिन में? बट लेट बाद में ये समझ में आया कि वो वीडियो जो था वो फेक AI जनरेटेड वीडियो था. तो आपने भी अभी बोला कि काफ़ी पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके फेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आम जनता जिसको नहीं पता वो इन द फर्स्ट ग्लांस कैसे कोई डिफरेंशिएट करेगा कि रियल वीडियो क्या है और डॉक्टर्ड वीडियो कौन सा है? जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जितना मैंने देखा है, इनफैक्ट अभिजीत अगर आप ऐड करना चाहते हो कुछ कर देना मेरे बोलने के बाद इस चीज़ में, ये वक्त के साथ डिफ़िकल्ट ही होने वाला है, क्योंकि आज से मेरे को याद है 2021 के आसपास की बात है जब इतना डिफरेंस हमें क्लियरली नज़र आता था कि कोई भी बोल दे कि ये फेक है या फिर समथिंग लाइक दैट. और अभी जो मॉडल चल रहा है VO3, गूगल ने इसको बनाया हुआ है, उसमें तो मतलब आप मान लीजिए कि रियल क्या है फेक क्या है बेयरली कुछ पता चलता है. आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अभी वो कैंगरू वाला, जिसमें वो प्लेन बोर्ड करने की कोशिश कर रहा है. इनफैक्ट उसका सीक्वल भी आ चुका है कि उसको फाइनली प्लेन बोर्ड करने दिया. सो वो मैंने देखा, और ये सारे वीडियोस जो चैनल यूट्यूब पे शेयर करता है उन्होंने बहुत क्लियरली डिक्लेयर भी किया हुआ है कि हम लोग AI जनरेटेड वीडियो शेयर करते हैं. लेकिन अब उनका वीडियो लेके कौन रीअपलोड करता है, इनफैक्ट इसके ऊपर भी एक बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि हम लोगों ने जब माया रिलीज किया था हमारे वीडियोस कॉपी होने में मुश्किल से 24 घंटे लगे थे. हमने अभी डाला 24 घंटे के अंदर शायद 24 और चैनल उसको अपलोड कर चुके थे. इनफैक्ट माया भी बहुत मेरे को रियल लगी थी जब मैंने पहली बार देखा था. आई फेल्ट एज इफ दिस गर्ल इज सो ब्यूटीफुल. राइट. तो यही इश्यू जो हो जाता है ना कि लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि ये रियल है. मैं तो यही कहूँगा कि पहले भी जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कहते थे कि आपके पास अगर कोई कॉल आ जाता है और वो आपको ऐसे बोलता है कि वो पुलिस है और आपके नाम पे कोई पैकेज मिला है तो उसकी बातों में ना मान लें, या फिर कॉल पे अगर आपसे कोई सवाल पूछता है, आपके कोई पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन मांगता है तो उन्हें ना दें. मैं यही सेम चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जो भी सब चीज़ें देखते हैं उन पे ब्लाइंडली भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो सच हो. क्या पता कोई पॉलिटिशियन कुछ कह रहा हो, कोई सेलिब्रिटी कुछ कह रहा हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है. इनफैक्ट आपके पास ऐसे भी कॉल्स आ सकते हैं जो आपके जानने वालों के होंगे और उन्हीं की आवाज़ में होगा और वो कुछ आपसे मांग रहे होंगे कि ये पैसे यार प्लीज़ इसमें डिपॉजिट कर दीजिए, किसी भी तरीके का चीज़. ये सारे डिफेक्ट्स ही होंगे और इस तरीके की चीज़ें होती है. मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि लोगों को एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है. दैट इज़ द ओनली वे आउट ऑफ दिस. सवाल पूछें, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक चीज़ हमारे पास है AI के पास नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग. यही हम करेंगे तो मेरे को लगता है शायद हम लोग एक एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे. बट अभिजीत, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? मेरे को तो यही लगता है. हाँ, इसमें मैं एक थोड़ी बहुत चीजें ऐड करना चाहूंगा. जैसे आजकल आप देखते होंगे ट्विटर पे कोई ट्वीट भी कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो उसके नीचे आके लोग लिखते हैं कि ग्रॉक इज दिस ट्रू, या ग्रॉक पर जाके वेरीफाई करता है. या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो जिसमें या फिर तो कोई ट्रम्प बोल रहा है कुछ, उस पे कुछ डबिंग कर रखी है एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो सब हो रहा है. तो आपको मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे संदीप ने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब क्रिटिकल थिंकिंग के बिना तो आप पहचान नहीं पाएंगे. पर अगर आप पहचान तब भी नहीं पा रहे हो, आपको सच्ची में जानना है. जैसे कि मैं भी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कोई किसी ने कोई ट्वीट किया है या फिर सच्ची में ये रियल है. तो मैं सबसे पहले यही करता हूँ कि मैं जाके उसकी, या फिर तो मैं उस वीडियो की इमेज देखता हूँ या फिर मैं उसका लिंक कॉपी करता हूँ, फिर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये सही सच में है या फिर नहीं है. क्योंकि अगर वो सच में होगा या फिर तो कमेंट सेक्शन में होगा या फिर किसी ने कमेंट कर रखा होगा कि नहीं है सच में. तो और वो जैसे कंगारू वाला हो गया तो बहुत रियलिस्टिक भले ही लग सकता है, पर अपने आप से ही ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी कि एक कंगारू फ्लाइट बोर्ड कर रहा है तो काइंड ऑफ अननेचुरल है. तो वैसी चीजें ही सोचनी पड़ेगी, नहीं तो AI को डिस्टिंग्विश करना
अभी के जमाने में मतलब VO3 हो गया, क्लिंग हो गया, ये सब हैं, तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे इनको डिस्टिंग्विश करना। पहले तब भी एटलीस्ट इवन 1 ईयर अगो हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे, बट अभी को जब VO2 आया, उसके बाद VO3 आया और क्लिंग है जो अपना वो कर ही रहा है, तो इन सब में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और काइंड ऑफ इसमें मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हेल्प ही कर रहे हैं। जैसे हम यूट्यूब में अगर माया का कुछ अपलोड भी करते हैं तो हमें एक चेक बॉक्स आता है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि ये AI कंटेंट है। इंस्टाग्राम में भी सेम है कि हमें एक AI कंटेंट है वो भी अपलोड करना पड़ता है। तो कभी आपने अगर देखा होगा इंस्टाग्राम में कुछ इमेज वगैरह आ रखा है तो उसके ऊपर AI इन्फो लिखा होता है। तो ऐसी चीजें, ऐसे टैग्स देखने की अभी बहुत सख्त जरूरत है कि आप कुछ भी देखें तो उसे फर्स्ट टाइम ब्लाइंडली बिलीव ना करें। उस उसके कमेंट सेक्शन पे जाएं उसको, या फिर अगर आप ट्विटर पे तो उसको एक ग्रॉक वाली चीज को पूछें, तो मतलब आपको समझ में आ सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। या फिर आप वीडियो सर्च कर दें गूगल पे तो उससे भी बहुत चीजें मिलती है। अभिजीत और संदीप, आप लोगों ने वीओ का जिक्र किया, तो बिकॉज इवन आई एम नॉट एन एआई एक्सपर्ट, और आप दोनों लोग ऐसे हैं जो इसमें हम जिनको एक्सपर्ट मान सकते हैं। आपने एक एआई मॉडल डेवलप की है, सो फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, कैन यू प्लीज एक्सपैंड एंड एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली वीओ इज? टूल है, गूगल ने बनाया है, वीडियो जनरेशन मॉडल है। आप उसे प्रॉम्प्ट्स देंगे, वो वीडियो जनरेट करके आपको देगा। डिफ्यूजन मॉडल ही है वो भी, जो कि मोस्टली वीडियो जनरेशन मॉडल्स डिफ्यूजन मॉडल्स ही होते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है। वीओ, मेरे को ऐसा लगता है ये सारे वीडियोस जितना भी आपको रियलिस्टिक वाले मिल रहे हैं वो सब वीओ ने ही जनरेट किया है। तो ये एक तरह से हमारे लिए सिचुएशन बन जाता है कि क्या अब सच है क्या अब नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल मन में उठने लग जाता है। अच्छी बात यह है कि वीओ अभी बहुत महंगा है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको यूज़ शायद ना ही करेंगे, टू create something that can be misleading in the first place. But eventually जब ये सस्ता हो जाएगा या फिर ओपन सोर्स के फॉर्म में आने लग जाएगा, जो कि आएगा आई एम श्योर, मतलब चाहे अगले महीनों में कुछ आए या फिर साल भर में आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है उस चीज़ को लेकर, तब जाके सिचुएशन और थोड़ा टाइट हो सकता है लोगों के लिए। बट या वीओ इज प्रोबेबली द टॉप ऑफ द गेम राइट नाउ, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। अभिजीत, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? वीओ तो जैसे उसने बताया कि वीओ तो टॉप मॉडल है ही, बट करेंटली मतलब और भी मॉडल्स हैं जो मतलब पूरा अच्छी तरह से वीओ को तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वीओ के रिजल्ट्स को, बट और मतलब उस लेवल जितना नहीं, बट उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो उन चीजों में भी उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर उन्हें ध्यान में नहीं रखा तो फिर उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो बेस्ट थिंग जो अभी मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंट की जा सकती है बाय एवरी प्लेटफॉर्म इज कि वो एक AI चेक डाले, कि कोई भी अगर किसी कंटेंट को डालता है तो उसमें एक AI चेक हो। अगर उस AI चेक को अगर उस AI चेक में उसे टिक करना पड़ेगा कि ये AI कंटेंट है, अगर नहीं है तो फिर वो चेक नहीं करेगा। और उससे लोगों को एटलीस्ट वो जो डाउट अभी आजकल फैल रहा है कि ये कंटेंट सच्ची में ट्रू है या नहीं है, वो डाउट एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई थिंक कि एवरी प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Here I would like to draw your attention, both of you. I would like to ask this question to both of you. AI is developing by the day. हर दिन कुछ नया ही आ जाता है. So is there something, any model, any course which will help us be better prepared, better equipped to deal with AI, और उसको समझने के लिए कुछ better preparation हम कर पाएं? Is there something like that? मैं कहूँगा कि जस्ट स्टे अपडेटेड विद व्हाटएवर इज हैपनिंग। मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई कोर्स एग्जैक्टली आपको अपडेट करवा सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ बेसिक्स के बारे में जानना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग, मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हर कोई चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा है आजकल। किसी से भी मैं अगर ये सवाल पूछ लूँ कि चैट जीपीटी काम कैसा करता है, तो मेरे को लगता है कि मुश्किल से कोई आंसर दे पाता है कि उसके पीछे LLM है, या फिर LLM भी काफ़ी लोग आजकल बोलने लग गए हैं, लेकिन अब LLM कैसे काम करता है, प्रिडिक्टिव मॉडल क्या होता है, ये सब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। हाँ। तो मेरे हिसाब से कुछ एक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को प्रोग्रामर बन जाना चाहिए या फिर पाइथन में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन एक बेसिक लेवल का अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए देन आई थिंक दैट हेल्प्स। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग है हमारा, हम यूट्यूब के थ्रू सीखते हैं, हम ब्लॉग्स पढ़ते हैं, हम प्रॉबेबली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, हम लोग न्यूज़लेटर्स को सब्सक्राइब करते हैं। मेरे हिसाब से यही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपको कोर्स बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे मार्केट में,
और एआई जैसे कि आपने कहा कि हम्म। एआई नेवर स्लीप्स, राइट, वो हर रोज कुछ ना कुछ नया तो आते ही रहता है। तो इस चक्कर में होता यह है कि कोई भी कोर्स आपको इतना अप टू डेट रख नहीं सकता। अगर आपने आज भी कर लिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 हफ्ते के बाद वो आउटडेट हो चुका इन सम और द अदर वे। तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे थ्रू एनी मीन्स दैट वर्क्स फॉर यू, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो न्यूज़लेटर से हो, या जैसे भी कुछ, ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है हम सबको। अभिजीत, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मेरे हिसाब से तो वही जैसे संदीप ने बताया, बट उस मतलब काइंड ऑफ जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं, वैसे ही हमें भी एआई के करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है। एआई के मतलब एआई क्या मॉडल आ रहा है, कौन सा वीडियो मॉडल आ रहा है, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वीडियो मॉडल वीडियो बना रहा है तो वीडियो कैसे बनता है। क्योंकि जैसे मैं और संदीप है, हम भले ही पूरे अच्छे से डिसर्न ना कर पाए कि ये वीडियो एआई है या नहीं है, पर हमें थोड़ा बहुत तब भी पता चल जाता है कि ये एआई है या नहीं है, क्योंकि हम एआई के वीडियोस बहुत देखते हैं। ओके, तो काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा, मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट काइंड ऑफ थिंग है इसमें। व्यूअर्स, बेसिकली संदीप और अभिजीत आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए, गूगल सर्च करिए, एआई के बारे में अपडेटेड रहिए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। वो कहते थे ना कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपडेटेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मेंशन माया, वेरी ब्यूटिफुल एआई मॉडल डेवलप्ड बाय बोथ ऑफ यू। तो आप लोग थोड़ा सा उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए कि आपने कैसे आखिर माया को डेवलप किया राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि ये थॉट कहाँ से आया एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ओवरऑल हमारा मतलब, मैं तो इस फील्ड में काम करता हूँ काफ़ी टाइम से, तो मेरा इंक्लिनेशन तो था ही जनरेटिव एआई और इन सारी चीज़ों को लेकर। तो हम लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे ओवरऑल, अगर बताएं तो ऐसे एग्जैक्टली कुछ था नहीं मन में कि एक मॉडल बनाना है लाइक जो कि गाना गा रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे थे। एक बार तो हम एनीमे बनाने की कोशिश कर रहे थे पूरी तरह एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए, जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हुए। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते आई थिंक मेरे को एक जर्मन आर्टिस्ट मिला था जिसने एक सिंगर बनाया था। वो इंग्लिश में गाने गाती थी लेकिन उसका क्रिएटर जर्मनी में रहता है। तो वहाँ से मेरे को आया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ इंडिया के लिए करें, और स्पेसिफिकली एक ऐसा टाइप का सॉन्ग बनाए जो कि 90s पॉप में चलता था। ये वो ज़माना है जब सुनिधि और श्रेया घोषाल ये सारे लोग आ रहे थे नए नए इंडस्ट्री में। बेसिकली हम लोग जब बड़े हो रहे थे, प्रीटी मच या दैट टाइम, नॉट अभिजीत बट प्रीटी मच फॉर अस। तो वो वाला जो नॉस्टैल्जिया वाला एक पार्ट था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 90s के बाद मोरलेस इंडियन पॉप खत्म सा ही हो गया। फिल्म म्यूजिक ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया था, तो देयर वाज स्टिल दिस सॉर्ट ऑफ अ वॉइड, या फिर कैसे मैं बताऊं, एक गैप सा रह गया था। तो हमने माया को उसी तरह सोच के ही बनाया था कि वो 90s वाला फीलिंग रहेगा उसमें और उस टाइप का चीज़ करके। तो या ऐसे हमारा मेन थॉट यही था। इनफैक्ट जो हमने पहला गाना भी जो बनाया था दैट वाज 100% एआई एक्सेप्ट फॉर द वीडियो एडिटिंग, यानी कि द गर्ल दैट यू सी शी इज़ ऑल्सो एआई जनरेटेड। हमने कस्टम डिफ्यूजन मॉडल ट्रेन किया था इसके लिए। वीडियोस भी एआई जनरेटेड हैं, गाना भी एआई जनरेटेड है, उसके लिरिक्स म्यूजिक सब कुछ। सो या इट वाज 100% डन एआई जनरेटेड, व्हिच वाज अ फन एक्सपेरिमेंट फॉर अस ऑनेस्टली। Abhijit, what was your experience while developing Maya? हम जब एनिमे पे काम कर रहे थे तो हमें ना एक पॉइंट पे ब्रेक किया था, क्योंकि हमारा एनिमे सही से बन नहीं रहा था हमसे। तो हमने सोचा कि अभी एनिमे बन नहीं रहा तो हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ और करते हैं और फिर हम उसके बाद देखेंगे। तो हम जब कुछ और करने का सोच रहे थे तभी हमें लिंक्डइन में दिखा था वो जर्मन आर्टिस्ट। तो तब हमने सोचा कि ओके, हम एक ऐसे इंडिया फर्स्ट एआई सिंगर बना सकते हैं। तो हमने फिर उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। तो हमने उसका डिफ्यूजन मॉडल ट्रेन किया, फिर हमने उसके इमेजेस जनरेट करके वीडियोस जनरेट करी, फिर उसका गाना जनरेट किया। तो सब कुछ उस टाइम पे हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, तो हमें थोड़ा सा टाइम भी लगा था उस सब। फिर
मतलब वो एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था। हमारे लिए इनफैक्ट माया भी एक एक्सपेरिमेंट ही था, तो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना पॉपुलर हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट हुई जब हमने देखा कि उसके व्यूज बढ़ रहे हैं अचानक से। तो हम तो बहुत शॉक्ड हो गए थे कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो हाँ, तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। हमने जब जैसे शुरू किया हम, हाँ, क्योंकि हम काफी टाइम से कुछ काम कर ही रहे थे एआई के रिलेटेड, जनरेटिव एआई के रिलेटेड। तो हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। अभिजीत एंड संदीप, आप लोगों ने माया के बारे में इतना कुछ बताया, तो माया का कोई सोशल मीडिया पेज है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यूट्यूब पे है माया वर्ल्ड, MAAIA एंड वर्ल्ड, जैसे कि आप स्पेसिफिक नॉर्मल स्पेलिंग। सेम फेसबुक पे भी है और सेम ट्विटर पे भी है, माया वर्ल्ड। इंस्टाग्राम पे वी आर स्टास कैनवस, हमारा जो इनिशिएटिव है STAS एंड कैनवस CANVAS, सो स्टास कैनवस। इंस्टाग्राम पे हम लोग इस नाम से हैं। Moving ahead, I wanted to ask both of you कि आखिर what was the need for AI? Like लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, अचानक से जनरेटिव AI लाने की ज़रूरत क्या थी? ओवरऑल देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा ऐसे ही आता है और लोगों के मन में हमेशा यही सवाल आता है उसके बाद कि इसकी ज़रूरत थी भी या नहीं थी। क्योंकि और ये सारे सवाल लोगों के मन में तब आते हैं जब वो देखते हैं कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस के साथ बहुत सारा कुछ गलत भी हो सकता है पोटेंशियली। ओवरऑल जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्मार्टफोन्स आने से पहले भी लाइफ नॉर्मल थी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। स्मार्टफोन्स आने के बाद बहुत लोग खुश थे कि उनके पास इतना पावरफुल कंप्यूटर अब पॉकेट में वो लेके घूम रहे हैं। लेकिन उसके साथ में बहुत सारे लोग वो डूम स्क्रॉलिंग का शिकार हो गए थे, अभी भी हैं, काफ़ी लोग लगे रहते हैं उसके साथ। अटेंशन स्पैन का बहुत लॉस हुआ है लोगों का इस वजह से, क्योंकि पहले ऐसा था कि कोई चीज़ अगर देखना है तो हमें घर जाना है, टीवी पे देखना है। अब सब बिंज वॉच करते हैं मेट्रो में भी जाते वक्त, ये सारी चीज़ें, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा। ऐसे हर एक टेक्नोलॉजी जब कभी भी आया है, ये सवाल हमेशा मन में आता है कि इसकी एग्जैक्टली क्या ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके हम लोगों को बहुत सारा पॉजिटिव आउटकम को हमारा बढ़ा सकता है, एटलीस्ट प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपने लाइफ में यूज़ किया है, जो कि कोई भी कर सकता है। मेरे को ये फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे तो आएंगे जो बोलेंगे कि हमने मूवी बना दिया, या फिर जैसे हम लोगों ने एक AI सिंगर बना दिया, कुछ लोगों ने कुछ बना दिया होगा। मेरे पास आप मान लीजिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो बहुत सारे मेरे पास टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं और उसके अलावा नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी होते ही हैं। घर में मेरे पास शायद 5-6 जगह स्टोरेज स्पेस के लिए है, जहाँ पे पता नहीं कौन सा क्या चीज़ मैंने रखा हुआ है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कोई केबल ढूंढ रहा हूँ, मान लीजिए जैसे HDMI केबल हो गया, और वो मेरे को मिलता नहीं है। अल्टीमेटली मैं करता क्यों कि मैं जाके फिर से एक और खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ढूंढना नहीं है सारी जगहों पे जाकर, मेरे को पता नहीं वो है कहाँ। मैंने एक सिंपल सा काम किया, कुछ घंटों का टाइम निकाला दिन में, जितने सारे स्टोरेज स्पेस थे उन्हें हम रीअरेंज तो करते ही हैं, क्लीन तो करते ही हैं। तो ये क्लीन करने के प्रोसेस के साथ साथ मैं इसका एक फाइल बनाता गया और सारा डेटा लॉग करता गया कि कहाँ पर मैंने क्या रखा है। अब इसी के ऊपर मैंने एक ऑन ए नॉर्मल शीट लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट में करता गया पहले। फिर इसी को मैंने लिया एज द बैकएंड ऑफ द डेटा और एक LLM को उसके ऊपर लगा दिया। आप किसी भी LLM को लगा सकते हैं फ्रीली, बहुत सारे LLMs मिलते हैं olama.com पे। और उसके बाद एक चैटबॉट बना दिया। अब होता क्या है कि जब मेरे को कुछ चाहिए होता है ना, उस चैटबॉट से जाके पूछता हूँ कि भाई USB केबल किधर है, वो बता देता है एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो अब मेरे को होता क्या है कि अच्छा ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ से ढूंढ के निकाल के ले आता हूँ। फिर मैं उस डॉक्यूमेंट में अपडेट भी कर देता हूँ कि अब USB केबल वहाँ पर नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सर्च करूँगा तो वो मेरे को नहीं बताएगा कि वो वहाँ पर है या कैसा है। आई थिंक इस पे एक स्टार्टअप आ जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड स्टार्टअप आइडिया कि घर में चीज़ें खो गई हैं तो उनको ढूंढा कैसे जाए, आसानी तरीके से ये सारी चीज़ें। तो ये मतलब आप सोचिए, AI कभी आपको ये करके नहीं देता डायरेक्टली। ये बस मेरा एक तरीका, एक डिफरेंट तरीका था सोचने का कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी आसान कर सकता हूँ AI को यूज़ करके। ऐसे मेरे को लगता है बहुत कुछ किया जा सकता है हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए या हमारी क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और मेरे को लगता है ये जो नेट पॉजिटिव अगर हम देखेंगे तो वो ज़्यादा ही होगा हमेशा इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से। अभिजीत, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आपने भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि घर में सामान नहीं मिल रहा है, मम्मी की डांट खाने से अच्छा है कि कोई एक AI मॉडल डेवलप कर दो? नहीं, मैंने ये नहीं किया, पर मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली।
मेरी मौसी को चाहिए था वो एक्सपेरिमेंट, तो मतलब वो काम, तो उन्होंने बोला था कि उनको ना एक क्रिप्टो के रिलेटेड न्यूज़ चाहिए था। उन्होंने बोला कि उन्हें एक न्यूज़ चाहिए और इस इस कीवर्ड के रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, और उनको सारे साइट्स में जाके से न्यूज़ नहीं ढूंढना था, उनको बस समरी चाहिए थी कि क्या हो रहा है करंट अफेयर्स, मतलब काइंड ऑफ अपडेटेड रहने के लिए। तो उसके लिए ही मैंने एक नॉर्मल सा एक एजेंट बनाया था, जो बेसिकली समराइज करके एक गूगल शीट में सब में डाल दे कि इस साइट में ये बता रहा है, इस साइट में ये बता रहा है, इस साइट में वो बता रहा है। तो हाँ, ये सारी चीजें, अब जो चीजें आप खुद जाके बार बार क्लिक करके पूरा आर्टिकल पढ़ के पूरा सब कुछ समराइज खुद से करते हैं, वो सब चीजें अब एआई कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई साइट पे जाते और उस साइट पे वो शायद से आर्टिकल रिलेवेंट भी नहीं होता, मतलब काइंड ऑफ अगर सपोज हम माने कि आपको 10 दिन के अंदर अंदर का आर्टिकल चाहिए था, वो आर्टिकल पुराना हो रखा है, तो आप उससे भी थोड़ा सा मिसलीड हो सकते हो। तो वो सब चीजें काइंड ऑफ अभी हमें हेल्प कर रही है एआई के थ्रू, कि आप एक शेड्यूल कर दे कि हर दिन मुझे इस कीवर्ड के रिलेटेड मतलब अपडेटेड रहना है। जैसे कि सपोज मुझे किसी जो अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, मुझे उसके ऊपर अपडेटेड रहना है, तो आपने कोई न्यूज साइट्स जो आपको पता है कि ऑथेंटिक है, आपने उस न्यूज साइट्स को बता दिया एआई एजेंट को कि इस न्यूज साइट्स मुझे बताते रहना कि एवरी 3 आवर्स की ये चीजें मतलब क्या वॉर में अपडेट्स आ रहे हैं, तो वो आपको अपडेट करता रहेगा एक गूगल शीट में। तो वो सब चीजें अभी होने लगी हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है टू थिंक अबाउट इट कि ये सब अब खुद से खुद हो सकता है। इनफैक्ट मैं अभी आप दोनों से ये भी पूछने वाली थी कि एआई, जनरेटिव एआई अभी आया, तो एआई की क्या और भी आने, जैसे टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व होती है, क्या और लेवल्स भी आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ और नया आ जाएगा? इनफैक्ट मेरे दिमाग में हमेशा से एक क्वेश्चन है कि घर में कोई, अगर मेरे को रूम स्प्रे चाहिए और मुझे अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है कि ये वाली फ्रेग्रेंस अच्छी है कि नहीं, या मैं ऑनलाइन परफ्यूम परचेज करती हूँ तो उसकी फ्रेग्रेंस मुझे फ़ोन पे ही समझ में आ जाए, इज़ दैट पॉसिबल समहाउ? देखिए एग्जैक्टली क्या पॉसिबल है और क्या नहीं है, ये कहना तो अब एक तरह से मुश्किल क्या इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि 3-4 साल पहले अगर आपको किसी ने कहा होता कि एक चैटबॉट आएगा जो सारे सवालों के जवाब जानता होगा, तो आप भी शायद बिलीव नहीं करते। या फिर जिस हिसाब से हम वीडियोस देख रहे हैं जो आजकल बन रहे हैं, अगर वैसा किसी ने आपको कहा होता, वंस अगेन अनबिलीवेबल सा लगता। तो ऐसा कहना कि ये इम्पॉसिबल है फ्यूचर में, तो मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा। बट हाँ, जनरेटिव एआई ऑन द बिगिनिंग स्टेज काफ़ी कुछ हुआ है, आगे जाके और भी काफ़ी कुछ होना है। एजेंटिक एआई में बहुत बड़ा ग्रोथ आया है 2025 में, जो कि हम लोगों ने देखा। एआई एजेंट्स आर बेसिकली लाइक, कैसे बताऊँ, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम एलएलएम को ट्रेन करते हैं, मतलब ट्रेन तो नहीं करते, उसको एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर वो पर्टिकुलर टास्क करता है, जिसको हम एजेंटिक एआई कहते हैं, जो कि एंटरप्राइज यूसेज में काफ़ी काम कर रहा है। एनवीडिया के जो फाउंडर एंड सीईओ हैं, जेनसेन हुआंग, उनका कहना है कि पहले जनरेटिव एआई था, फिर अब वो एजेंटिक एआई पे पहुंचा है, अगला स्टेप मोस्ट लाइकली रोबोटिक एआई पे होगा, यानी कि रोबोट्स को हम एआई के साथ मर्ज कर देंगे ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज भी एआई को इस्तेमाल करते हुए कर पाए। आपने शायद टेस्ला के रोबोट्स भी देखे होंगे, ये भी उसी फील्ड में एक स्टेप अहेड है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आया था कि टेस्ला की गाड़ी खुद ही डिलीवर हो गई कस्टमर के पास अपने वेयरहाउस से। तो ये भी एक तरीके का रोबोटिक एआई ही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर कार्स अपने आप ही जाके डिलीवर करके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट लाइकली रोबोटिक एआई हम देख सकते हैं। उससे आगे अगर हम जाते हैं तो एजीआई या फिर सुपर इंटेलिजेंस, उस लेवल पे भी आ पाएंगे, जहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि एआई एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग वाले लेवल पे आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे मतलब पैटर्न वाला जो थिंकिंग है जिस हिसाब से हम अभी कर रहे हैं, वैसा ना रह के वो बड़े सवालों के भी जवाब खुद ही ढूंढने लग जाएगा। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि ये एलएलएम्स और प्रिडिक्टिव पैटर्न के थ्रू ग्रोथ होके होगा या फिर किसी और ब्रेक थ्रू के थ्रू आएगा, ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। लेकिन अगला स्टेप मेरे हिसाब से इसी तरह ही रहेगा, तो मेरा तो यही है अभी के लिए, मतलब जैसा मेरे को दिखता है। आगे इवेंचुअली विल गेट टू नो कैसे बढ़ता है, क्या पता फ्रेग्रेंस भी डाउनलोडेबल हो जाए, दैट्स आल्सो पॉसिबल है, हु नोस। मेरे को एक और चीज़ आपसे यहाँ समझनी थी कि जब एआई की हम बात करते हैं, आई थिंक इट वाज बैक इन 2020 ड्यूरिंग कोविड, इफ़ आई रिमेंबर अ बिट, उस समय से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया था कि अगर रूम में 4 लोग बैठे हैं और वो किसी सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं,
तो देन आफ्टर 5 मिनट्स और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स उनके फ़ोन पे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके सजेशंस आने लग जाते हैं। तो ये सब भी क्या एआई ही करता है? देखिए, आप जो डिस्कशंस करते हैं, अब वो डिस्कशंस आपका फ़ोन सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है ये तो उन कंपनीज़ को ही पता है एग्ज़ैक्टली, जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं। तो इसके ऊपर तो कहना मुश्किल है। लेकिन एआई का रोल यहाँ पर है और हमेशा से था। जिस चीज़ की आप अभी बात कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली गूगल के एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज़ ही इसमें पायनियरिंग रहे हैं। जब से गूगल एडवर्ड्स या फिर एडसेंस आया था, जो कि गूगल के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग यूट्यूब। तो इससे होता क्या है कि आपका जो भी बिहेवियर है गूगल के प्रोडक्ट्स पे या गूगल के पार्टनर प्रोडक्ट्स पे, वो आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है। आप किस तरीके की चीज़ें आप पढ़ते हैं या फिर क्या सर्च आप करते हैं, आपका क्या एफिनिटी है, बहुत डेटा पॉइंट्स होते हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपके ऊपर कलेक्ट करे जाते हैं, और उसी के बेसिस पे वो आपका एक डिजिटल पर्सोना बना देते हैं, और फिर वो आपको वही सजेस्ट करते हैं जो आपके एफिनिटी, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बने। तो ये मशीन लर्निंग ही है, इसका इंफॉर्मेशन आप ही उसको दे रहे हैं, और उसी के बेसिस पे वो आपको दे रहा है जो सारा कुछ आपने एड्स जैसे आपने कहा, या फिर वीडियो सजेशंस जो आप देखते हैं यूट्यूब के होम पेज पे, तो सारा कुछ ये सब एआई के बेसिस पे ही होता है। Lastly, Abhijit and Sandeep, since we are progressing towards the end of this episode, I would like to understand from both of you कि AI की limitations क्या हैं। आखिर ह्यूमन ब्रेन नहीं है वो एक ऐसा ब्रेन है, एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिसको ह्यूमंस ने ही डेवलप किया है। सो इसकी लिमिटेशंस क्या है? जो मेजर लिमिटेशन अभी भी है वो वही है कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। अभी भी मतलब थिंकिंग वाला चीज़ रेप्लिकेट करने की काफ़ी कोशिश करी गई है। डीप सीक ने किया था सबसे पहले, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। उसके बाद सब ने उसे कॉपी करने की कोशिश की। चाइना, डीप सीक। हाँ जी, डीप सीक चाइना की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी के साइड प्रोजेक्ट की तरह उन्होंने क्रिएट किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्लेम किया था उसमें थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली अब सबके पास थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ अपेरेंटली, आप अगर चैट जीपीटी में भी देखेंगे तो उसमें भी आ चुका है, जेमिनी में भी आ चुका है, आई बिलीव और भी बहुत सारों में आ चुका है। लेकिन अभी एप्पल ने कुछ दिनों पहले एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें बोला है कि थिंकिंग मॉडल्स इज़ नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली इमेजिनिंग। हम जो कह रहे हैं कि थिंकिंग जो होता है, सोचना, जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, मॉडल्स यानी कि एआई वैसे नहीं सोच रहा है। मतलब वो एक तरह से इट्स अ डिफरेंट थिंग। बेसिकली उनका कहना है कि थिंकिंग भी एक तरीके का प्रिडिक्टिव पैटर्न ही है। वो थोड़ा सा डीपर लेवल पे जाता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी वही चीज़ है। ऐसा इन अ नटशेल दैट इज़ व्हाट एप्पल इज़ क्लेमिंग, दैट इज़ व्हाट एप्पल इज़ सेइंग। तो मैं अभी यही कहूँगा कि अभी भी क्रिटिकल थिंकिंग मिसिंग है उनमें। बहुत सारे एरियाज़ में वो अभी भी अटक जाते हैं। वो सिर्फ प्रिडिक्टिव पैटर्न्स वाली चीज़ों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब तक ये क्रिटिकल थिंकिंग हमारे हाथ में है, हम एआई का इस्तेमाल करके बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हम लोग जो हमारे लिमिटेशंस हुआ करते थे, हम इंसानों की लिमिटेशंस हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मूवी बनाना, एक्चुअली ये सबसे इजी एग्जांपल रहेगा, सबके लिए रिलेटेबल भी रहेगा। एक मूवी बनाने के लिए बहुत खर्चा होता था और बहुत मेहनत भी लगती थी। अब वो सारा का सारा आप वीओ को यूज करके कर सकते हैं। आप स्क्रिप्ट लिखने में चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाने पे वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो मेरे हिसाब से हमको हमारी क्रिएटिविटी रखनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए। वही हमारा मेन एक तरह से बोलूँ तो अनफेयर एडवांटेज है जो कि एआई के पास अभी नहीं है, और उसी के बेसिस पे हमें एआई को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए। अभिजीत, योर थॉट्स ऑन दिस? अभी के लिए तो एआई में अभी के लिए काफी मतलब चीजें हैं जो आप कह सकते हैं कि लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अभी एआई को अगर आप देखेंगे तो इमोशंस रेप्लिकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। भले ही अभी वीओ काफी हद तक उसे रेप्लिकेट कर पा रहा है, पर इमोशंस रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। फिर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब डीपसीक आया था तो एक नोशन आया था कि वो हमें सही डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो बायस डेटा प्रोवाइड कर रहा है। जब आप किसी मतलब चाइना रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें वो वैसे एक बायस्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एआई अभी जैसा है वो है कि आपने उसे डेटा दिया और उसी डेटा पे वो ट्रेन होके अब आपको नया डेटा प्रोवाइड करता है या फिर उसी डेटा से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करता है। तो
अभी अगर उस डेटा में कुछ भी बायसनेस हो गई कि आपने बोल दिया कि आई हेट समथिंग, तो वो उस हिसाब से वो भी वैसे ही ट्रेन हो जाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अभी के लिए कि आप देख सकेंगे कि अभी एआई में वो चीजें नहीं है और मोस्टली जो संदीप ने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल नहीं है, तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो अभी के लिए एआई से आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकते हो, पर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी चाहिए, उसको यूज करके बना सकते हो। जैसे आप माया ही देख लीजिए कि माया बनाने के लिए हमने टूल्स इस्तेमाल करे हैं एआई के, और हमारी थिंकिंग उसमें यूज हुई है। अगर हम उसमें थोड़ा सा अगर हम उसमें सोचते नहीं, हम जैसे पाथ में फॉलो करा है, हमने जो पाथ फॉलो करा है हम वो फॉलो नहीं करते, तो हम माया तक पहुंच नहीं पाते। तो ये एक मतलब एग्जाम्पल है काइंड ऑफ, जैसे उसने मूवी का बताया संदीप ने, वैसे ही एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना है अपने, और एआई को यूज करके कुछ करना है। बेसिकली आप दोनों का कहना यही है नटशेल में कि हमें अपने दिमाग को यूज़ करना है, अपनी क्रिएटिविटी को डेफिनेटली यूज़ करना है। एआई या चैट जीपीटी से आप थोड़े से पॉइंटर्स ले सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, बाकी अपना दिमाग तो यूज़ करना ही है टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। एब्सोल्युटली, Yes, हमें yes, एआई yes, के ऊपर definitely. डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए अपने आप को एनहांस करने के लिए, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट होना, अपना क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देना हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैं इस पे ऐड कर रहा था कि अगर आप जैसे आप अगर लिखना छोड़ दे तो आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी बाद में। क्योंकि थॉट्स कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो अगर Yeah. आप खुद से सोचना छोड़ देंगे तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो संदीप ने बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग खुद करनी चाहिए। और फिर आप एआई जनरेटेड वीडियोस में और रियल वीडियोस में डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। Thank you so much, Sandeep and Abhijit, for sparing your valuable time. It was a fun conversation with both of you. And Maya ka link I'll share with all the viewers in this video itself. Thank you so much, both of you. Thank you very much, Diksha, for having us. Thank you. Thank you.